नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की अहम सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर। सीडीएस जनरल अनिल चौहान और थल सेना प्रमुख स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी रहेंगे साथ। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में हाड़ कपाने वाली ठंड। दिल्ली समेत उत्तर भारत में आज से घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी। दक्षिण कोरिया के मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जेजू एयर का विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। विमान में सवार 181 लोगों में से 189 लोगों की मौत की आशंका। और मेलबर्न टेस्ट में भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की बढ़त 200 के पार। जसप्रीत बुमराह ने पूरे किए 200 टेस्ट विकेट। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात के जरिए अपने विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 117वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज इंदौर जिले के महू में छावनी में विभिन्न सैन्य प्रतिष्ठानों का दौरा करेंगे। साथ ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली जाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। इस दौरान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। प्रयागराज में होने वाले दिव्य महाकुंभ को लेकर तैयारियां इस समय जोरों से चल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई गणमान्य लोगों से मुलाकात की और उन्हें महाकुंभ मेला 2025 के लिए निमंत्रण दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल नई दिल्ली दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश सदन में मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर जनरल सेवानिवृत्त वीके सिंह के साथ शिष्टाचार भेंट की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनके आवास पर जाकर शिष्टाचार भेंट की। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। उत्तर प्रदेश सरकार अगले वर्ष होने वाले महाकुंभ को सफल बनाने के लिए विशेष तैयारियां कर रही है। दिल्ली में चुनाव से पहले सियासत गर्मा गई है। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना का ऐलान किया था। पार्टी की ये योजना विवादों के घेरे में आ गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। अब उपराज्यपाल ने इस योजना के संबंध में जांच के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब उपराज्यपाल ने इस योजना के संबंध में जांच के आदेश दिए हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की शिकायत के बाद ये कदम उठाया गया है। उपराज्यपाल के प्रधान सचिव ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक महिला को 1000 प्रति माह देने और आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता में लौटने पर इसे बढ़ाकर 2100 करने की घोषणा पर जांच के आदेश दिए हैं। पत्र में एलजी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि मंडलीय आयुक्त के माध्यम से गैर सरकारी लोगों द्वारा व्यक्तिगत विवरण और फॉर्म संग्रह करने की जांच कराई जाए। साथ ही पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि फील्ड अधिकारियों के माध्यम से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जो लाभ देने के बहाने नागरिकों की गोपनीयता का उल्लंघन कर रहे हैं। एलजी कार्यालय ने शिकायत मिलने पर महिला सम्मान योजना के नाम पर फोन नंबर और पता इकट्ठा करने वाले गैर सरकारी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर से इस मामले की जांच करने को कहा है।
ये मामला ऐसे समय में सामने आया है जब कांग्रेस और आप के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने जहां दावा किया है कि महिला सम्मान योजना का कोई अस्तित्व नहीं है और आप पार्टी इसे लेकर जनता को गुमराह कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर जांच के बहाने योजना को रोकने का आरोप लगाया है। इन्होंने एक फर्जी जांच के आदेश दिए हैं कि जांच होगी। किस चीज की जांच होगी? मेरे को ये नहीं समझ आता, जांच किस चीज की होगी? कोई हम पैसे इकट्ठे कर, हम क्या कर रहे हैं? हम तो लोगों को कह रहे हैं भी जो लोग इस योजना का लाभ चुनाव के बाद उठाना चाहते हैं वो आके रजिस्टर करो। तो आज ये जांच के नाम पे इस योजना को बंद करना चाहते हैं। अभी तो ये शुरू भी नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी ने 2 स्कीम के बारे में बताया जो स्कीम सरकार की तरफ से लागू ही नहीं की गई है, और उसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता डेटा कलेक्ट करने भी लग गए। गवर्नमेंट के ही विभाग ने, आतिशी जी के ही हेल्थ विभाग ने और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विभाग ने क्लैरिफाई किया है कि ये स्कीम्स लागू नहीं है। उसमें प्राइवेट डिटेल्स ली जा रही है। आप धोखा दे रहे हैं, आप बरगलाकर किसी को बेवकूफ बनाकर फॉर्म भरवा रहे हैं, और जो सूचनाएं आप उस फॉर्म में दे रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आपको गलत वायदे झूठ कर आपसे सूचना बटोरी जा रही है। इस पर मैं एलजी साहब के पास गया कि ये तो बहुत खतरनाक है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस उम्मीदवारों के घरों के पास पंजाब इंटेलिजेंस के अधिकारी देखे गए हैं। इसके साथ ही पंजाब से दिल्ली नकदी लाने की बात भी कही गई। एलजी ने इन आरोपों की जांच के लिए 3 दिन के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से एक विज्ञापन के द्वारा ये जनता को बताया गया था कि जो कुछ भी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से महिला सम्मान योजना को लेकर बताया जा रहा है वो भ्रामक है। उसके बाद से विपक्षी पार्टी इस योजना को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी के कामों पर सख्त सवाल उठाए हैं। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि यह दिल्ली की द्वारका विधानसभा की वीडियो है। यहाँ पीने का पानी तो आता नहीं है, ऊपर से प्राइवेट टैंकर से पानी बेचने वाले का टैंकर भी टूटी सड़क में धंस गया। उन्होंने लिखा कि दिल्ली की क्या हालत बनाकर रख दी है, एक बारिश सारे काम की पोल खोल देती है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय डाक को 2029 तक मुनाफे में लाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ चर्चा की। चर्चा के दौरान सिंधिया ने डाक विभाग के अधिकारियों के साथ वित्त मंत्री के सामने पूंजीगत व्यय की अपनी मांगे रखी ताकि विभाग को मुनाफे में लाया जा सके। ज्योतिरादित्य सिंधिया का लक्ष्य भारतीय डाक को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाना है। वित्त मंत्री के साथ बैठक के दौरान सिंधिया ने कहा कि डाक विभाग लागतों को कम करने और ज्यादातर प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने का लक्ष्य लेकर काम कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले से जारी व्यापार प्रक्रिया री इंजीनियरिंग की कवायद को वित्त मंत्रालय से निवेश पाकर बहुत लाभ होगा। आगे बढ़ते हुए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। अप्रैल में हुए लोकसभा 2000 चुनाव और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने एक मतदाताओं का एक विस्तृत डेटा जारी किया है जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है। इस डेटा में वर्ष 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में कुल 97,97,51,847 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जबकि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या 91,19,50,734 थी, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या 31,27,64,269 थी, जो लोकतंत्र में नारी शक्ति को दर्शाती है। यदि महिला मतदाता प्रतिशत की तुलना की जाए तो वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव में महिला मतदाता का प्रतिशत 48.09% था, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 48.62% हो गया। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में इस बार चुनाव लड़ने वाली महिला उम्मीदवारों की संख्या 800 थी, जबकि 2019 में 726 महिला उम्मीदवार थीं। महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक 111 महिला उम्मीदवारों ने लोकसभा 2024 चुनाव लड़ा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 80 और तमिलनाडु में 77 महिला उम्मीदवार थी। इस बार कुल 543 निर्वाचन क्षेत्रों में से 152 निर्वाचन क्षेत्रों में कोई भी महिला उम्मीदवार ने चुनाव
चुनाव नहीं लड़ी। नए साल के अवसर पर अयोध्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन जमकर तैयारियों में जुटा हुआ है। अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन का समय 1 जनवरी से 1 घंटा बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को सुलभ दर्शन हो सके। देखिए डीडी न्यूज की इस खास रिपोर्ट के जरिए। नववर्ष के अवसर पर भगवान राम के दर्शन के लिए राम मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों के आने की संभावना जताई जा रही है। इसको देखते हुए अयोध्या में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। रामलला के दर्शन का समय 1 जनवरी से 1 घंटा बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। कुल मिलाकर के 3 लाख लोग रहेंगे तो 40 से 45 मिनट में प्रति व्यक्ति का दर्शन होता रहेगा, ऐसी व्यवस्था है। हमने इस दौरान 1 तारीख से कुछ दर्शन अवधि भी बढ़ाने की सोची है और ऐसा अनुमान है कि हम आधे से 1 घंटे दर्शन अवधि और बढ़ाएंगे, जिससे 1 तारीख की व्यवस्था को देखते हुए, आने वाले कुंभ को से आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए हम 1 घंटे और श्रद्धालुओं को दर्शन की व्यवस्था बढ़ाएंगे। वहीं नगर निगम अयोध्या के महापौर गिरीशपति त्रिपाठी का कहना है कि मकर संक्रांति से प्रयागराज में प्रारंभ हो रहे महाकुंभ के कारण भी रामनगरी अयोध्या में 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि नगर निगम हर समय जिस दिन से राम जन्मभूमि की स्थापना हुई उसके पूर्व से ही लगातार सफाई का एक मानदंड बना रखा है। नगर निगम अयोध्या हर समय जिस दिन से राम जन्मभूमि की स्थापना हुई उसके पूर्व से ही हम लोगों ने लगातार सफाई का एक मानदंड बना के यहाँ रखा है। और आप देखते होंगे अयोध्या की स्वच्छता की व्यवस्था में हम लोगों ने सार्वजनिक पेयजल की व्यवस्था कैसे उसके लिए भी व्यवस्था करके रखी है। हमारी ई बसेस, हमारे गोल्ड कार्ड, हमारी जो हम लोगों ने डेकोरेटिव लाइट्स लगा रखी है। तो नगर निगम के माध्यम से जो भी सुविधाएं, जो भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं वो राउंड द क्लॉक हर समय हम लोग तैयार हैं। अयोध्या में आने वाले श्रद्धालु राम मंदिर के साथ साथ हनुमानगढ़ी और कनक भवन मंदिर के भी दर्शन करते हैं। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास बताते हैं कि नए वर्ष पर लगभग 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। आंग्ल नववर्ष में भी युवाओं का और हिंदू जनमानस का जो रुझान मंदिर के ही तरफ है, तो उसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। और हम लोग, क्योंकि हमारे हनुमानगढ़ी पे कम से कम नहीं तो 5 से 7 लाख लोग उस दिन दर्शन पूजन करते हैं, तो मुझको लगता है कि तैयारी जोरों से चल रही है। और आप आइए, आप पबों में मत जाइए, आप दूसरी जगह मत जाइए, मंदिर आइए, भगवान से प्रार्थना करिए आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरे होने पर वर्षगांठ द्वादशी के रूप में मनाई जाएगी। ये कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा। प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ पर 11 जनवरी को विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा। ट्रस्ट ने देश दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुव्यवस्थित दर्शन के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। समझे किफायती लाल का निराला MDH मसाला। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और खबर इसरो से आ रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो कल अपना अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग स्पेडेक्स लॉन्च करने जा रहा है। इस लॉन्चिंग के साथ ही इसरो अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। इसके साथ ही इस मिशन के बाद भारत स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया के उन अमेरिका, रूस और चीन जैसे 3 देशों के एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा जिनके पास बाहरी अंतरिक्ष में 2 अंतरिक्षयान या उपग्रहों की डॉकिंग करने की क्षमता है। इस मिशन को PSLV C60 के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। यह इसरो का साल 2024 का आखिरी मिशन है। यह मिशन रिसर्च और सहयोग के लिए नए रास्ते खोलेगा। इससे ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत की भूमिका मजबूत होगी। इसरो के मिशन में 2 अंतरिक्ष यान चेजर
SDX 01 और टारगेट SDX 02 होंगे। इनमें से प्रत्येक का वजन 220 किलोग्राम है। PSLV C-60 के जरिए दोनों अंतरिक्ष यानों को पृथ्वी की सतह से लगभग 470 किलोमीटर ऊपर निचली पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया जाएगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। बर्फबारी और नववर्ष के चलते पर्यटक लगातार उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। नए साल पर सैलानियों के स्वागत में उत्तराखंड सरकार भी तैयारियां पूरी करने में जुटी हुई है। यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार 31 दिसंबर की देर रात तक सैलानियों को जश्न मनाने के लिए विशेष छूट प्रदान करने की तैयारी भी कर रही है। उत्तराखंड के श्रम विभाग के उप सचिव शिव विभूति रंजन की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि उत्तराखंड दुकान और स्थापना रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्त अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार उत्तराखंड राज्य में रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा आदि को सप्ताह में 7 दिन और 24 घंटे खुले रहने की अनुमति प्रदान की गई है। वहीं राज्य में 5 दिन पहले ही नैनीताल, मसूरी, धनौल्टी, चक्राता, चोपता, कोसानी और औली जैसे स्थलों पर होटल और होम स्टे पैक हो चुके हैं। और आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है। रिकॉर्ड बारिश और बर्फबारी से पूरे उत्तर और मध्य भारत में ठिठुरन बढ़ रही है। सर्दी के साथ ही कोहरा भी सितम ढा रहा है। मौसम विभाग ने आज से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली समेत उत्तर भारत में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। आइए अब जान लेते हैं दिल्ली के मौसम का हाल। दिल्ली NCR में हुई बारिश से तापमान में बड़े पैमाने पर गिरावट आई है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। सुबह के समय दिल्ली के कई जगहों पर घना कोहरे के साथ शीतलहर तेज हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक गिरने की संभावना है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ठंड से उनकी परेशानी बढ़ गई है, जिससे बचने के लिए उन्हें आग और कंबल का सहारा लेना पड़ रहा है। सर, ठंड तो पहले भी थी, ये बारिश पड़ने से ठंड और ज़्यादा तेज हो गई है। काम करने के लिए जाते हैं तो ठंड में सारी उंगलियां जो है टेढ़ी बेढ़ी हो जाती हैं और ज़्यादा ठंड लगती है, तो कपड़े वपड़े बांध बूंद के अपने अंगोछे से और अपने काम करने के लिए जाते हैं, बच्चे उच्चे पालने के लिए। बहुत ठंड बढ़ गई है और ज़्यादा परेशानी ये पैदा करने के जाते हैं, बहुत ठंड लगती है। ठंड से बचने का यही काम करते हैं, कमर और आगे आँच बाल लेते हैं। वहीं उत्तरी भारत के पर्वतीय हिस्सों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से जहां एक और तापमान में कमी आई है, तो वहीं हिल स्टेशंस पर पर्यटकों की संख्या में भी खूब इजाफा हुआ है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं सफ़ेद हो चुकी है घाटी। वहीं एक तरफ यातायात भी बाधित है। कश्मीर के श्रीनगर, डोडा, पुंछ, रामबन और भद्रवाह में भारी बर्फबारी के कारण पूरा क्षेत्र इस समय सफ़ेद चादर से ढका हुआ नजर आ रहा है। घटता पारा और लगातार बर्फबारी लोगों के लिए जहां परेशानी का सबब भी बनती जा रही है। कई स्थानों पर सड़कों पर जमी बर्फ के कारण यातायात भी बाधित हुआ है, जिसे हटाने और यातायात बहाल करने के लिए स्थानीय प्रशासन लगातार काम कर रहा है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भारी बर्फबारी के चलते बंद हो गया है। गंडोह का डोडा संपर्क मार्ग भारी बर्फबारी के चलते बंद है, जिसे खोलने के प्रयास जारी है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी है। सीजन का पहला स्नोफॉल है यहाँ पे, तो गंदोह से जो भी ठाठरी वाली जो रोड है, ये कहीं पे जो है बर्फ के कारण जो है ये अभी मोटरेबल नहीं हुई है। तो अभी हम लोग बाहर निकले हैं और हमने कंसर्न डिपार्टमेंट को भी बता दिया कि वो भी बाहर आ जाए, और वो भी इस समय ऑन जॉब है। ये जो रोड क्लियरेंस कर रहे हैं ताकि जो है किसी भी पब्लिक को जो है कहीं पे परेशानी ना आए, क्योंकि कुछ लोग जो है अभी रास्ते में निकले हुए हमें मिले हैं जो कि किसी ना किसी वजह से जो है मजबूरन बाहर निकले हुए हैं। तो इसीलिए हम लोग भी बाहर निकले हैं ताकि हम उनको किसी भी तरीके से हम उनको फैसिलिटेट कर सकें। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कुछ दिनों से जमकर बर्फबारी हो रही है। राजधानी शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति समेत
कई पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारियों से सैलानियों के चेहरे इस समय खिल उठे हैं। तो ये शिमला और लाहौल स्पीति की तस्वीरें जहां जमकर बर्फबारी हुई है, और वहीं चंबा के पर्यटकों का कहना है कि वह बर्फबारी का खूब आनंद उठा रहे हैं। बर्फ का आनंद जो है ले रहे हैं। बहुत सारे सैलानी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो हम भी निकले हैं कि थोड़ा बर्फ़ में आज जो है आनंद किया जाए, क्योंकि इस बार की जो पहली बर्फबारी है वो चंबा में देखने को मिलेगी। काफ़ी दिनों के बाद बर्फ़ देखी, काफ़ी 2-3 साल के बाद बर्फ़ पड़ी चंबा में। तो हम चंबा बाजार दुकान करते हैं, चंबा में दुकान बंद करके बर्फ़ का आनंद लेने के लिए आए हुए हैं। जो हम निकले थे क्योंकि चंबा में काफ़ी बर्फ़बारी हो रही है, तो टूरिस्ट पर्यटक काफ़ी आ रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज बाहर निकले हैं। थोड़ा देखेंगे किसी को कोई दिक्कत ना हो, और अगर कोई जैसे हमारे होटल्स वगैरह में क्या बुकिंग है वो सब फीडबैक तो अच्छा है और बुकिंग चल रही है। हमको सिर्फ ये देखना है कि रास्ते वगैरह सारे बने रहें और ताकि टूरिस्ट को कोई दिक्कत ना आए। और अब अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबर। देश में अर्थव्यवस्था के साथ ही श्रम और रोजगार के मामलों में तेज गति से वृद्धि हो रही है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC PM की सदस्य शमिका रवि और भारतीय सांख्यिकी संस्थान के मुदित कपूर द्वारा लिखित एक कार्यपत्र में कहा गया है कि भारत में 2017 से 18 और 2022 से 23 के बीच कई राज्यों और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम बल रोजगार में नाटकीय वृद्धि देखी गई है। कार्यपत्र में ये पता चलता है कि ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर 24.6% से बढ़कर 41.5% हो गई है, जबकि शहरी LFPR 20.4% से मामूली रूप से बढ़कर 25.4% हो गई, जिसमें विचाराधीन अवधि के दौरान महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय बदलाव हुए। भारत में गैर खाद्य वस्तुओं पर खर्च में वृद्धि हुई है। मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय MPCE में शहरी ग्रामीण अंतर में कमी आई है। हाल ही में जारी घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण यानी कि HCES के अनुसार ग्रामीण भारत में खर्च करने की क्षमता में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिससे शहरी और ग्रामीण व्यय असमानता में कमी आई है। मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय में शहरी ग्रामीण अंतर 2011-12 में 84% से घटकर 2022-23 में 71% हो गया है, जो 2023-24 में और घटकर 70% हो गया है। आंकड़ों के अनुसार 2023-24 की अवधि में ग्रामीण परिवारों का मासिक घरेलू खर्च 2023-24 में 9.2% बढ़कर 4,122 रुपये हो गया। इस दौरान शहरी परिवारों का मासिक घरेलू खर्च 8.3% बढ़कर 6,996 रुपये हुआ। दक्षिण कोरिया के मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जेजू एयर का विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दक्षिण कोरिया की फायर फाइटिंग एजेंसी के अनुसार विमान में सवार 181 लोगों में 2 को छोड़कर सभी लोगों के मारे जाने की आशंका है। विमान में 175 यात्रियों के अलावा 6 क्रू मेंबर भी सवार थे। ये यात्री विमान मुआन हवाई अड्डे पर रनवे पर फिसलते हुए 4 दीवारी से टकरा गया। दुर्घटना आज सुबह 9:07 पर हुई। साउथ जेवला प्रांत में स्थित मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राजधानी सियोल से 288 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये विमान बैंकॉक से वापस आ रहा था। अधिकारियों ने दुर्घटना के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए घटनास्थल की जांच जरूर कर रहे हैं और बचाव कार्य भी जारी है। वहीं दक्षिण कोरियाई प्रसारक MBC न्यूज़ ने जेजू एयर फ्लाइट नंबर 2216 के दुर्घटनाग्रस्त होने के कुछ समय पहले विमान से पक्षी के टकराने का फुटेज जारी किया है। हालांकि दुर्घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।